नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों में क्या हुआ, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत चीन को लेकर आ रही है और 7वें कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई है उससे कुछ सकारात्मक बातें सामने आई है, जिसमें सैनिकों को पीछे हटाने पर बात बनी है। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों की जो मीटिंगें हैं वो होती रहेंगी। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है जो कि डिसएंगेजमेंट को लेकर आ रही है। हालांकि चीन का यहाँ पर भरोसा करना मुश्किल है, पर फिर भी जो सकारात्मक बातचीत हुई है उसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि दोनों के सैनिक पीछे हटेंगे। अगली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो जागवार जेट इंजन को लेकर आ रही है। जागवार एपीजे इंजन स्टार्टर के लिए स्वदेशी गैस टरबाइन आधारित एयर प्रोड्यूसर इंजन का परीक्षण एचएएल के द्वारा सफलतापूर्वक कर दिया गया है। एपीजे को एचएएल के एरो इंजन रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर यानी कि AERDC ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। एचएएल और इंडियन एयरफोर्स को जो पुर्जे थे उनकी आपूर्ति में देरी हो रही थी। यही इसके अलावा जो उच्च लागत है आयात की, उसकी वजह से भी जागवार के जो एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड थे उनको स्टार्ट करने के लिए इस स्वदेशी रूप से विकसित किए गए स्टार्टर इंजन मेन एडोर MK811 इंजन को पावर देगा। हालांकि एपीजे ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट इंजन प्रोजेक्ट को स्वदेशीकरण ड्राइव के तहत लिया गया था, जिसके प्रारंभिक डिजाइन ने 12 महीनों के अंदर परीक्षण कर हिट करके दिखा दिया। इंडियन एयरफोर्स ने जागवार बेड़ों को फिर से नए इंजन लाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। हालांकि 2034 तक ये जागवार उड़ान भरते रहेंगे और कुछ जेटों को नवीनतम ड्रेन थर्ड कॉन्फ़िगरेशन से अपग्रेडेड किया गया है। यानी कि एक बड़ी सफलता कि स्वदेशी गैस टरबाइन स्टार्टर यूनिट का परीक्षण हो चुका है और जो कि सफल रहा, और अब इनका इस्तेमाल जागवार का जो एडोर MK811 इंजन है उन्हें पावर देने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, तो वो एचएएल को लेकर आ रही है। एचएएल ने अपना 175वां F/A-18 गन का बेडोर बोइंग को सौंपा है। आपको बता दें कि जनवरी 2018 से एचएएल 100% गुणवत्ता के साथ और समय सीमा पर डिलीवरी के लिए अपनी गोल्डन रेटिंग भी बनाए हुए है। इससे पहले एचएएल ने शेड्यूल से 4 महीने पहले नए कॉन्फ़िगरेशन वाले FAI डोर को भेज दिया था। अच्छे प्रदर्शन के कारण बोइंग ने मई 2020 में करीबन 74 डोर्स के लिए 21.5 करोड़ रुपए एचएएल को दिए। एचएएल को 2007 में सुपर हॉर्नेट के लिए गन बे डोर के निर्माण का ठेका दिया गया था। आपको बता दें कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट एक ट्विन इंजन सुपरसोनिक ऑल वेदर कैरियर कैपेबल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है जो अगली पीढ़ी की मल्टी रोल स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है, और बोइंग ने इसे भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए भी पेश किया है। साथ ही F/A-18 सुपर हॉर्नेट के निर्माण के लिए वे भारत में 21वीं सदी की एरोस्पेस इकोसिस्टम तंत्र बनाने की भी उन्होंने पेशकश की है। वहीं बढ़ते अपने अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, तो वो आ रही है आईएनएस विक्रांत को लेकर, जिसका अब समुद्री परीक्षण दिसंबर से शुरू हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC आईएनएस विक्रांत करवार जल में अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर सकता है, जो कि दिसंबर में शुरू होने वाला है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत अपने प्री इंडक्शन स्टेज में प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि IAC आवश्यक प्रणालियों और उपकरणों से लैस किया गया है और समुद्री परीक्षण रन इस साल की शुरुआत में होने वाला था। हालांकि इस चाइनीज वायरस की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया था। केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि CLS में निर्मित आईएनएस विक्रांत 40,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ 262 मीटर लंबा है और इसमें 62 मीटर का बीम है, और ये विमान करीबन 40 लड़ाकू विमानों को ले जा सकता है। इस जहाज की अधिकतम गति 7,500 समुद्री मील की सीमा के साथ 28 समुद्री मील होगी। जहाज जब कमीशन किया जाता है तो इसमें 160 अधिकारी और 1400 सेलर्स यानी कि नाविक सवार होंगे। अगली खबर है चीन और पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने के लिए, और भारत ने खास प्लान बना लिया है। पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन और पाकिस्तान दोनों देशों से निपटने के लिए BR प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के सशस्त्र बल LAC और LOC दोनों ही मोर्चों पर मुस्तैद है, और बार बार वायुसेना और थल सेना की तरफ से भी कहा गया है कि हम किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ से की जाती है तो भारत इस प्लान के जरिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। सेना के सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि PLA की हर गतिविधि का जवाब देने के लिए LAC पर भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। पूर्वी लद्दाख में करीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने दुश्मन के होश फाख्ता कर देने वाले भीष्म टैंक को तैनात कर रखा है। अगर चीनी सेना वहां यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है तो उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं LAC की दूसरी तरफ चीन ने T-63 और T-99 टैंक्स तैनात किए हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि भीष्म इन टैंकों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। इस प्लान का दूसरा हिस्सा
आर यानी कि राफेल है। राफेल ने पहले ही चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा राफेल की ताकत के सामने हाल ही में अपने डर का भी इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने बयान दिया था कि भारत पाकिस्तान पर राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का खौफ बेवजह नहीं है। भारत के राफेल की तैनाती अंबाला एयरबेस पर की गई है, यानी कि BR प्लान यानी कि भीष्म और राफेल। ये जो प्लान है ये भारत ने दोनों मोर्चों की लड़ाई के लिए तैयार रखा है और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए अपने इस प्लान को लागू भी कर दिया गया है। अगली खबर चीन की नई चाल को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच जब से लद्दाख सीमा पर तनाव शुरू हुआ तभी से चीन की सेना पैंगोंग झील के इलाके पर नजर बनाई हुई है। चीनी सेना की पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के जरिए पानी पर नजर गड़ाए हुए, जिसमें टाइप 305 टाइप 928D बोट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ताजा सैटेलाइट्स की तस्वीरों से पता चला है कि चीन अब पैंगोंग की गहराई जानने में भी लगा है। अब इसके लिए चीन की ओर से एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम में लाई जाती है। चीन की सेना PLA की एयरफोर्स अब पैंगोंग के अंडर वाटर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुई है। इसके लिए स्पेशल तरीके से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर यानी कि MAD बूम लगा है। इसमें लगे तंत्र आसानी से पानी के अंदर छिपी चीजों का पता लगा सकते हैं और ये पानी में मौजूद खनिज और मिट्टी की पहचान करने में भी माहिर है। अब ऐसे ही एयरक्राफ्ट सैटेलाइट इमेज में होतान, कोरला और वुडुन में भी दिखे हैं। अगली खबर लद्दाख को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सीमा के नजदीक करीबन 44 ब्रिज खोले जाने से चीन सदमे में है और उसने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि वह लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है और इसे भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है। चीन ने ये भी कहा कि वो इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का विरोध भी करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दोनों पक्षों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे तनाव बढ़े। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को भी भारत ने अवैध रूप से स्थापित किया है। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारतीय पक्ष से अनुरोध करते हैं कि वो दोनों पक्षों की ओर से आपसी सहमति के अनुसार काम करे और ऐसे कदमों और कार्रवाई से बचे जिससे स्थिति बिगड़े। भारत को सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश किसी के बाप का नहीं है और वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत में ही रहेगा, चाहे चीन कितना ही गिड़गिड़ा ले। और उसको पता है अगर इसमें दम होता तो ये कब का युद्ध छेड़ देता, लेकिन उसको डर है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है और युद्ध इन्होंने अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा और फिर तबाही का मंजर चीन को देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारतीय सैनिक सशस्त्र हैं और अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस है। इसके अलावा भारत के पास वॉर का एक्सपीरियंस है, यानी कि लड़ाई लड़ने की क्षमता है और उनके पास एक्सपीरियंस है और इससे अगर चीन को पटकनी मिल जाएगी तो विदेशों में उसकी जो नीतियां हैं वो सब फेल हो जाएंगी। अगली खबर भारत और म्यांमार को लेकर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की म्यांमार की हालिया यात्रा का परिणाम काफी सकारात्मक रूप से सामने आया है। सेना प्रमुख और विदेश सचिव की यात्रा के दौरान भारत आर्टिलरी गन्स, T-72 टैंक्स के लिए एम्युनिशन, रडार, सोनार्स और करीबन 500 बुलेट प्रूफ जैकेट्स म्यांमार की मिलिट्री को देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य म्यांमार में चीनी प्रभाव का मुकाबला करना है। चीन भारत के आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इन देशों को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करना भारत का एक खास मकसद है। हाल के वर्षों में चीन ने बांग्लादेश की नौसेना को पनडुब्बियों और सतह युद्धपोतों की आपूर्ति की है। चीन पर म्यांमार की सैन्य निर्भरता को कम करने की दिशा में ये भारत का पहला प्रयास नहीं है। भारत वर्तमान में अपनी रूसी मूल की पारंपरिक पनडुब्बियों को म्यांमार की नौसेना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है। भारत में विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको रिफर्बिश्ड यानी कि नवीनीकरण किया गया है। तो कुल मिलाकर भारत यहाँ पर रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए म्यांमार के साथ हाथ मिला चुका है और भारत का हथियार सप्लाई करने का मकसद कलादान प्रोजेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पर अब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक रूप से अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच इसरो भारत का एक और जासूस भेजने जा रहा है। यह अंतरिक्ष से चीन की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखेगा। अब तक 10 से ज्यादा मिशन प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब इसरो फिर एक बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस साल का अपना पहला सैटेलाइट नवंबर के महीने में प्रक्षेपित किए जाने की तैयारी हो रही है। साथ ही इसरो दिसंबर से पहले अपना नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठोस ईंधन वाली बूस्टर मोटर की जांच के लिए आवश्यक परीक्षण नवंबर में किए जाएंगे। इसरो अपना पहला रॉकेट PSLV C49 नवंबर के फर्स्ट हाफ में छोड़ देगा। इसके बाद दिसंबर में PSLV C50 उसके GSAT 12R को भी छोड़ेगा। इसके अलावा इसरो GSAT-1 और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माइक्रोसैट 2A को भी प्रक्षेपित करने की तैयारी कर रहा है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मुद्दा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय